हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास में हम सोशलाइजेशन टॉपिक, समाजीकरण जो है टॉपिक है, इसके हम जो है करीब जो है 60-65 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के करने वाले, जो कि प्रीवियस ईयर के सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है, कि समाजीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा जो घटक है वो जो यहाँ पर भूमिका निभाता है। तो देखिए, जब समाजीकरण टॉपिक की जो क्लास थी वो हमने कंप्लीट की थी, तो उसमें परिवार भी जो समाजीकरण में भूमिका निभाता है, समुदाय भी भूमिका निभाता है और समाज भी भूमिका निभाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर कई बार जो कुछ कुछ पेपर्स हैं, कई बार के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो ये जो परिभाषा दी थी ये जो है केवल यंग ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूले द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण डैश पर आधारित होता है। जब कूले जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जब से स्वदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो इन्होंने उसमें किसकी भूमिका बताई थी सबसे ज़्यादा? तो वो सामाजिक अंतःक्रिया की। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब कि समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, जैसे कि वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? तो मैं और मुझे का सिद्धांत जो एक जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, मेड मनोवैज्ञानिक ने जो है ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार एवं मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्ति द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। यह विचार समाजीकरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? जब हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं तो ये एक तरीके के किस तरीके का सिद्धांत होता है, जैसे समूह के जो प्रतिनिधित्व करता है, जैसे एक समूह हो और उसमें जो मूल्य भी होंगे, भाव भी होंगे, विश्वास भी होगा, आदर्श संस्कार और मान्यताएं जो होंगी वो प्रगतिशील अवस्था में होती हैं। तो जैसे कि 5-10 बच्चों का एक ग्रुप हो तो उस ग्रुप में जो है एक तरीके की सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारे जो विश्वास, जो आदर्श है, संस्कार है, सब मिलते हैं। तो समूह के जब बात की जा रही है तो ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन हमसे यहाँ पर पूछा है। तो संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे समाज में रहते हैं तो एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से स्थानांतरण होता रहता है, एक जगह से दूसरे क्षेत्र में होता रहता है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि, इन सभी के द्वारा जो होता है समाजीकरण जो होता है, मतलब कि सभी चीज़ों के द्वारा जो समाजीकरण होता रहता है बच्चों का, चाहे वो बड़ों का हो। ठीक है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। जब बच्चे को जिस तरीके से जिस माहौल में रखा जाएगा बच्चा उसी तरीके का व्यवहार करना सीखेगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। अनुकरण को उपयोगी, उपयोगी मतलब कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि अनुकरण मतलब कि नकल करने पर और उसको विकास को जो है बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, परिवार एवं पड़ोसी है, गांव एवं शहर है, परिवहन एवं संचार संसाधन है और देश एवं राजनीति। तो सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण का जो प्रभाव पड़ता है वो किससे पड़ता है? परिवार एवं आस पड़ोस के लोगों से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, कौन से कदम उठाने चाहिए। तो ए है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल सही बात है कि स्कूल में किस तरीके से बैठना है, अनुशासन किस तरीके से है, किस तरीके से जो हम प्रार्थना स्थल पर बैठते हैं, किस तरीके से जो हम क्लास में बैठेंगे, टीचर्स आएंगे तो किस तरीके से उनका सम्मान करना है बड़ों का,
उनसे कोई अपनी मन की जिज्ञासा है तो किस तरीके से पूछनी है, विद्यालय में किस तरीके से खेलना है, कौन से खेल किस तरीके से खेलने, तो वो सारी परंपराओं से परिचित कराना है। ठीक है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। जब समाज में रहना है तो सामाजिक आदर्श भी स्थापित होने चाहिए। ठीक है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। जो समाज में जो प्रचलित मान्यताएं, जैसे कि इस क्षेत्र में कौन सी मान्यताएं चल रही हैं और दूसरे क्षेत्र में कौन सी, तो उन सभी से जो है जानकार अवगत कराएंगे बच्चों को। थर्ड भी तो ए बी सी तीनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब समाजीकरण की बात आ रही है तो भूमिका निभाने वाला है तो पालन पोषण भी निभाएगा, सहानुभूति भी और पड़ोस भी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, तो जन्म से ही 0 वर्ष की उम्र होती है और तभी से लेकर के मृत्यु तक जो है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो जन्म से, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। मतलब कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसको सीखने की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाएगी कि किस तरीके से वर्क करेगी। जैसे कि अभी आपके पिताजी आपके सामने एक टीवी के लेके आए और तब आपकी उम्र मान लीजिए कौन सी हो, प्रारंभ, जैसे कि आपकी उम्र 5-7 साल की है, 5 से 7 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है। ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने टीवी देखा तो पापा जी आप क्या पूछे, बेटा पापा ये क्या लाए, तो पापा ने बोला टीवी लेके आए। ये क्या काम आती है, इसको ऐसे तरीके से हम देखते हैं, उसने किस तरीके से कैसे चलती है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च जो पाई जाती है वो 5 से 7 साल के वर्ष के आसपास जो है ज़्यादा पाई जाती है। और 5 से 7 वर्ष जो है ये कौन सी अवस्था होती है, तो ये बाल्यावस्था के अंदर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करवाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। मतलब कि बच्चों के जो है वो अपने मित्रों और जो उसके ग्रुप है उसके साथ में किस तरीके के व्यवहार करना या समायोजन करने की जो है प्रवृत्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो देखिए बच्चा जो है सबसे ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में कब रहता है, कौन सी स्टेज में रहता है, मैंने आपको बताया किशोरावस्था में, पहले जब थ्योरी की क्लास कराई थी। तो किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में रहता है और उन्हीं की बातों को ज़्यादा मानने लगता है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में बच्चों के निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश को प्रवृत्तियों का अनुशासित करना आता है। तो देखिए समाज में जब रहेगा बच्चा तो उसको किस तरीके का व्यवहार करना है, निर्देशित व्यवहार को क्या करना, बच्चों के व्यवहार निर्देशित करना, और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहार जो है उसकी प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो यहाँ पे पहले क्या आया था, व्यवहार, तो व्यवहार इसमें सही है। और दूसरा है कि गलत व्यवहार की प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक क्या करता है बच्चों के समाजीकरण में, तो वो यहाँ पर हम जानते हैं कि बच्चा जब समाज में रहता है तो सबसे पहले शिक्षक की भूमिका होगी कि उनका बौद्धिक विकास हो, उनको जो किस तरीके का जो है व्यवहार में रखना है, तो बौद्धिक विकास करना है, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल गलत है, व्यवसाय की एक तरीके से व्यवसायिक संप्रदाय की कि ये तुम्हारा संप्रदाय है और इसी की शिक्षा प्रदान करो, दूसरे जो संप्रदाय उसकी शिक्षा प्रदान नहीं करना, तो ये गलत हो जाएगा। गृह कार्य देना ये भी गलत हो जाएगा। गृह कार्य उनको आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, मतलब कि तुम्हें धन कैसे कमाना है सिर्फ इतना ही सहयोग कर दो उसका, बाकी गलत, कुछ उनका विकास नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। अब जब हमें समाजीकरण की प्रक्रिया तेज करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखिए एक तो सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य और सख्त। देखिए शिक्षक को जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तो रखना है लेकिन सहानुभूतिपूर्ण के साथ में कठोर नहीं रखना, स्नेहपूर्ण प्यार प्रेम वाला जो है प्रेम पूर्वक जो है बच्चे से स्नेह पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, खेलकूद, अच्छे कपड़े,
बच्चे की सुंदरता या फिर बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक जब बच्चे के साथ में होगी तो उसके समाजीकरण में भूमिका नहीं निभा पाएगी, ना ही बच्चे की सुंदरता, ना ही अच्छे कपड़े। बच्चा जब छोटा है तो उसको खेल कूद में उसका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, और जब खेल कूद में बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान होगा तो बच्चा खेल खेल में जो है पढ़ाई भी कर लेगा, और जो है खेल खेल में वो उसके समाजीकरण भी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। अब देखिए, बच्ची है कृतिका, वो घर में तो इतना ज़्यादा नहीं बोलती है, लेकिन विद्यालय में बहुत ज़्यादा बात बोलती है। तो ये कौन सा कथन है उसको सिद्ध करता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। ठीक है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा हो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर अपना थिंकिंग या अपनी बातों को जो बताएगा, कहाँ ज़्यादा बोलेगा, जहाँ उसकी बातों को मान्यता मिलेगी। अब उसकी बातों को मान्यता कहाँ पे मिल रही है? विद्यालय में, तो इसलिए वो विद्यालय में बोलती है, घर पे उसकी बातों को मान्यता नहीं मिलती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता के रूप में हो सकते हैं। तो माता पिता भी हो सकते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक भी हो सकता है, और मित्र भी हो सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे तो समाजीकरण संदर्भ को कौन सा सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है वो यहाँ पर हमें बताना है। देखिए, मैं और मुझे का सिद्धांत, तो मैं और मुझे का सिद्धांत यहाँ पर अभी मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन कराया था, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही था, उसमें बताया था कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मीड नाम के व्यक्ति ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है दुर्खिम व्यक्ति ने दिया था, और स्वदर्पण का सिद्धांत जो है कूले ने दिया था। तो पहले का 2 3 1, तो 2 3 1 जो है फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था के दौरान होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अब किशोरावस्था के दौरान क्यों होगा? क्योंकि बच्चा जो सबसे ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में कौन से स्टेज में रहता है? किशोरावस्था में रहता है, और सबसे ज़्यादा अपने मित्रों की, सहपाठियों की जो है बातें वो ज़्यादा सुनता है, उनके ही विचारों से को जो अपना जो है सब कुछ मानता है कि यही मेरे, इनके विचार जो है मेरे लिए अच्छे रहेंगे। तो इस तरीके से जो किशोरावस्था स्टेज है वो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त डैश में भी सहायता करता है। तो किस चीज़ में सहायता करता है? देखिए, अब बच्चों को जो है शिक्षक जो है बच्चों को गतिविधियों में शामिल करेंगे, सामूहिक गतिविधि, चाहे तो वो किसी भी तरीका का खेलकूद हो, चाहे प्रैक्टिकल्स हो, प्रायोगिक करना हो, तो किसी भी तरीके की गतिविधियों उनमें शामिल करेंगे तो वो किस चीज़ को जो है सुगम बनाएगी? तो चिंता नहीं, स्ट्रेस तो देना ही नहीं है, समाजीकरण को जो है वो सरल बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? देखिए, किस किसके कौन सा मिलान किसके कारण उचित होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास जो है वो किसके द्वारा होता है? तो शारीरिक विकास वातावरण के द्वारा होता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वातावरण के द्वारा नहीं होता है। शरीर का विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, तो परिपक्वता भी नहीं, परिपक्वता आने पर यह जरूरी नहीं है कि संज्ञानात्मक विकास हो जाए। बहुत से लोग जैसे कि परिपक्वता हुए 18 वर्ष 20 वर्ष के हो गए, लेकिन फिर भी उनके सोचने की शक्ति कम होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विकास जो है वातावरण से, बिल्कुल सही बात है, जब हम वातावरण में रहेंगे तो हमारा सामाजिक विकास होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, तो समाजीकरण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? विद्रोही को निरुत्साहित करना, तो बिल्कुल गलत है।
विद्रोही है कोई, उसको निरुत्साहित कर देंगे, तो एक बार तो उसको उत्साहित करना है, बेटा इस तरीके से अगर ये काम करोगे, जैसे कोई विद्यालय में कोई बच्चा है, अब वो उधम ज़्यादा मचाता है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उसको सही और गलत दोनों चीज़ें बताएंगे, फिर उसको उस चीज़ से रोकने के लिए उत्साहित करेंगे, निरुत्साहित कर देंगे तो फिर तो वो और ज़्यादा विद्रोही हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व का विकास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग विकास होता है, अलग अलग तरीके से विकास होता है, सब में अलग अलग तरीके का डिफरेंस होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिकरण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। ठीक है। बच्चों को लेबलों में समाजित करना, बिल्कुल लेबलिंग नहीं करना है, और संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना है, ये भी नहीं करना है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होती है। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या मतलब कि इस तरीके से एक अलग तरीके की पाठ्यचर्या है, एक डेली की एक पाठ्यचर्या विद्यमान है बच्चों के विद्यालय में। तो उसको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें निहित है? परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण नेगोटिएटिंग प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, बिल्कुल नहीं। प्रतिरोधात्मक मतलब कि समाज में नहीं रहने देना है बच्चों को, तो ये गलत हो जाएगा। मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, जब बच्चों के हम अभिवृत्तियों और मूल्यों का शिक्षण भी करेंगे, आकलन भी करेंगे प्रतिदिन, तो बच्चा उससे निरुत्साहित हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा एक दिन में सारी चीज़ें सीख जाए। ठीक है। बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, मतलब कि टीचर ने सख्त व्यवहार अपना लिया तो टीचर बलात्मक अधिगम मतलब कि जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा जब तक कि वो खुद बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किया जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि उसको जो है बनावटी से जो है वो थ्योरी, एक तरीके से एक जो हम एग्जाम्पल कई बार लेते हैं कि हमारे व्यवहार में जो एग्जाम्पल आता है, ये नहीं कि पाठ्य वस्तु में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी को यूज लिया जाए, बनावटी एग्जाम्पल भी काम में ले सकते हैं। और अनौपचारिक का मतलब जो है उसमें जो एग्जाम्पल उसी के थ्रू जो बच्चे को समझाया जाता है, तो दोनों तरीके के एग्जाम्पल यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंत्यक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिका, तो अंत्यक्रिया समाज में रहते हुए बच्चे को विद्यालय में जो जो भूमिकाएं होती हैं उन सभी से जुड़ा हुआ रख करके शिक्षा दी जाती है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? एक मनोसामाजिक साइकोसोशियली जो थ्योरी है वो किस पर जो बल देती है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, बिल्कुल गलत। लिंगीय प्रसुप्ति स्तर, नहीं। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, सबसे नीचे का स्तर रखती है, मतलब कि बच्चा जो है सबसे अधिक जो है वो एक तरीके से सीखने में जो है धीरे धीरे निचले स्तर से जो ऊपर के स्तर की तरफ जाता है। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो क्या है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो वो क्या प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने नहीं, घुलने मिलने समायोजन करने के नहीं, एक समाज की संस्कृति की आलोचना नहीं करनी है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, हमसे नेगेटिव पूछा है, और नेगेटिव में भी हमने बताया था कि देखिए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन तो इसके अंदर है। ठीक है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखते हैं हम जब समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे क्षेत्र की जो संस्कृति है उनको सीखते हैं, तो ये भी सही है। कौशलों को भी अर्जन करते हैं हम, जो भी कोई कौशल हो वो समाज में रह करके हम सीखते हैं। चाहे तो जैसे कि अभी कोई व्यक्ति, अभी जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है तो वो समाज में रहते हुए सीखेगा, तो कौशलों का अर्जन भी कहाँ से हुआ? समाज से हुआ। आनुवांशिक संचरण, बिल्कुल गलत बात है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित, मतलब ये ऐसे नहीं कि जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र होती है, ये थोड़ी कि जैसे कि आपके पिता जो है का IQ लेवल 140 है, तो ये जरूरी नहीं है कि उतना ही IQ लेवल आप में आए, जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा।
मतलब कि उन्हें पहले से पता है, वो इतने बड़े हो गए, अब उन्होंने जो बोलना चलना सब कुछ सीख रखा है। ये थोड़ी तो तुम्हारा जन्म होते ही तुम सारी चीज़ें सीख जाओगे। जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता, सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज में रहते हुए होती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमसे पूछा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, और तो इसलिए से नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ होता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है शिशु समाज, कौन सा जिसमें शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए अनेकों कौशल जो है वो अर्जित करना प्रारंभ करता है। तो एक तो सीखने के लिए गलत बात है, अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए ही कौशल अर्जित करता है तो बिल्कुल गलत। परिपक्वता नहीं, और विकास के लिए भी नहीं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ समाजीकरण जो है उसके लिए जो है हम इन सारी चीज़ों को अर्जित करना प्रारंभ करते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर ही हम एक बार एक सारे करते हैं जिसमें कि हमें अनेकों कौशल की जरूरत होती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कि समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है, जबकि समाजीकरण में विद्यालय तो भूमिका निभाता है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण कारक है विद्यालय जो है समाज का। क्यों है? क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर विद्यालय आता है, और विद्यालय में रहकर के बच्चा जो अधिगम भी करता है, अपने सहपाठियों से मित्र अलग अलग क्षेत्र के बच्चों से मिलता है, तो उनकी संस्कृतियाँ सीखता है, उनके मूल्यों विश्वास उन सभी को सीखता है और समाज के थ्रू सीखता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हमें? विद्यालय से। तो विद्यालय जो है समाजीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण विद्यालय की बहुत थोड़ी की भूमिका नहीं, और विद्यालय जो है समाजीकरण का पहला मुख्य कारक भी नहीं है, पहला मुख्य कारक है उसका परिवार। ठीक है, तो परिवार जो है सबसे प्रथम कारक होगा समाजीकरण का। ठीक है, ये बाकी तो जो है सेकेंडरी कारक है। ठीक है, विद्यालय जो है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने अभी शुरू में विद्यालय जाना शुरू किया था, या फिर अभी आप सोच लीजिए कि आपकी तरफ से सोचिए आप किशोरावस्था में हैं और आप जो है क्या कर रहे हैं, कॉलेज में जाने लायक हो गए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर कॉलेजों की कोई ड्रेस तो होती नहीं है, पोशाक, तो आपने क्या किया, आप पहले दिन तो सादा सिंपल में चले गए, लेकिन अगले दिन देखा यार मेरे जो ग्रुप बन गया हमारा सहपाठियों का, मित्रों का, उसमें देखा आपने कि वो जींस और शर्ट पहन के आ रहे हैं, तो अगले दिन आपने भी जींस और शर्ट पहन के जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे से। तो आपने भी क्या कर दिया, पोशाक धारण करने लगे एक दूसरे के समूह की तरह। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी समूह की क्या कर रहे हैं, एक समूह का लोगों की तरह ही रह रहे हैं। तो इसमें क्या किया, समूह की आज्ञाकारिता का, मतलब कि आप समूह आज्ञाकारिता का पालन कर रहे हैं, या फिर समूह निर्देश अनुपालन, या फिर समूह की अनुरूपता, या फिर समूह की पहचान का। तो इसमें जो हम अनुरूपता का पालन नहीं करेंगे, समूह की आज्ञाकारिता भी नहीं, लेकिन हम समूह की एक पहचान बन जाएगी। फिर जैसे 8-10 लोगों का ग्रुप बना, तो उसमें क्या बन जाएगी, आपकी पहचान, यार ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे पोशाक धारण करते हैं, ये 8-10 का जो ग्रुप है, तो समूह की पहचान बन जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो समाजीकरण में तो मीडिया भी करेगा, विद्यालय भी करेगा, परिवार और आस पड़ोस। अब ये भूमिका अदा कैसे करते हैं, देखिए परिवार में तो रह करके बच्चा सबसे पहले सीखता है, दादा दादी मम्मी पापा उन सबसे जो धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखता है। लेकिन जैसे ही हम विद्यालय से परिवार से बाहर निकलता है तो बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय में, विद्यालय, और उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से भी सीखता है। ठीक है, और उसके बाद में विद्यालय जाता है, और फिर मीडिया, जैसे कि हम घर बैठे टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन हो गया, सभी स्मार्टफोन देखते हैं, और वहाँ से भी जो समाजीकरण में भूमिका अदा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ABCD सभी के द्वारा समाजीकरण की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एवं जो आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां हैं? ठीक है, तो देखिए परिवार आस पड़ोस जो है, ये जो है बच्चे की जो कैसी एजेंसी है, प्राइमरी है। ठीक है, प्राथमिक एजेंसी। ठीक है, वहीं जो परिवार और आस पड़ोस के अलावा जो एजेंसियाँ बनती हैं, जैसे कि स्कूल है,
ठीक है, जैसे कि स्कूल है, मीडिया हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान है, इसके अलावा जो है मंदिर हो गए, बस स्टैंड हो गए, वो सभी जगह जो है वो सेकेंडरी एजेंसी होती हैं। तो परिवार और आस पड़ोस जो है वो कैसी एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है। बाकी जो चीज़ें बच जाती है वो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आएंगी समाजीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, अब यहाँ पे पूछा है विद्यालय की बात, और अभी मैंने आपको बताया कि विद्यालय किस एजेंसी के कारण आता है, द्वितीय कारक, मतलब कि द्वितीय सेकेंडरी एजेंसी है। तो प्राथमिक में तो परिवार और जो आस पड़ोस आ जाएगा, द्वितीयक में विद्यालय, विद्यालय के अंतर्गत और कौन आएगा, जैसे कि धार्मिक संस्थान हो गए, मीडिया हो गई, तो ये द्वितीय कारक है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है समाजीकरण के संदर्भ में सही है। तो समाजीकरण के संदर्भ में सही कथन हमसे पूछ रहा है कि मीडिया और परिवार जो है समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मीडिया तो जो है द्वितीयक संस्थान है, लेकिन परिवार जो है प्राथमिक संस्थान है, तो परिवार यहाँ पे प्राथमिक संस्थान है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति होती है और हर संस्कृति में जो है समाजीकरण का तरीका अलग अलग होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवधारणा पर प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण की एक कैसी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, और कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवधारणाओं पर प्रभाव डालती है। तो हर बच्चे हर क्षेत्र में अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चा है, उन पे अलग अलग समय पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। भाषा को सीखने से पहले भी हो सकता है द्वितीयक समाजीकरण, मतलब कि द्वितीयक जो एजेंसी है उनसे जो समाजीकरण भी पहले भी स्टार्ट हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि बच्चा भाषा सीख ले अपनी पहचान को। 5 से 7 वर्ष का जो बालक होता है तो अपनी पहचान को नहीं जानता कि वो पहचान को क्या होती है, भाषा को तो सीख जाता है लेकिन खुद की पहचान नहीं जानता, तो तब भी उसका द्वितीयक एजेंसी जो होती है उससे समाजीकरण होता है। जैसे कि बच्चा विद्यालय जाने लगता है और इसके अलावा जो धार्मिक स्थान मंदिरों में जाने लगता है, तो वहाँ से समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है बच्चे का, लेकिन खुद की पहचान नहीं जानता, और जबकि बच्चा भाषा सीखता है लेता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। एक सोशियो कंस्ट्रक्टिव जो क्लास है उसमें जो ज्ञान के कौन कौन से स्रोत होंगे। देखिए ज्ञान कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो अखबार से भी हमें, न्यूज़पेपर से, बिल्कुल सही बात, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से भी हमें ज्ञान मिलेगा, अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलेगी, चाहे तो वो जो है एजुकेशनल नॉलेज हो, चाहे वो फिर जो है साइंटिफिक नॉलेज हो, किसी भी तरीके की नॉलेज हो, लेकिन हमें न्यूज़पेपर से मिलेगी, चाहे वो गेम्स की नॉलेज हो, ठीक है। सहपाठियों से भी मिलेगी, सहपाठी होंगे तो हम ग्रुप में रहेंगे एक दूसरे से, सब ने अलग अलग नॉलेज जो है अपने अपने एजुकेशन से, जो चाहे वो अपने क्षेत्र की अलग अलग नॉलेज हो, उसको एक दूसरे से जो आपस से डिस्कस करेंगे तो एक दूसरे से ज्ञान के स्रोत मिलेंगे। पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल सही बात है, किताबें तो ज्ञान का ही स्रोत होती हैं। जब हम विद्यालय जाएंगे तो ज्ञान ही हमें मिलेगा, ठीक है। लोक कथाएं, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भी, जैसे हमारे नानी दादाई जो है दादा हैं, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे पहले जब हम छोटे थे। अब तो शायद सब लोग जो है मोबाइल स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के माध्यम से सब लोग कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन पहले के जो हमारे ज़माने के थे नाना नानी दादा दादी थे, वो हमें जब शाम को सोते थे तो उस वक्त जो हमें कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था, तो वो एक जो पुरानी लोक कथाएँ जो चलती हैं वो हमें यहाँ पर सुनाया करते थे। ऐसे ही जैसे कि अभी फिलहाल जो कई बार टेलीविज़न पर, अब तो शायद बहुत कम चलती हैं, रामायण है, कृष्ण लीला है, उसके माध्यम से जो लोक कथाएं हैं उनसे भी जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ABCD तीन चारों से ही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य,
रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चे के नृत्यों पर टिप्पणियां करती हैं। यह परिस्थितियां जो है बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। मतलब कि एक रियलिटी शो कर रहे हैं बच्चे, खेल खेल में एक रियलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। और रियलिटी शो कर रहे हैं जैसे कि कोई उस शो में जो है एक बच्ची जज का रोल कर रही है, बाकी जो है रियलिटी शो कर रहे हैं कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई मास्टर टीचर बना हुआ है, कोई कुछ भी रोल कर रहे हैं वो। लेकिन सना यहाँ पर जो है 8 वर्ष की सना है वो एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां कर रही हैं कि तुम इस तरीके से नृत्य नहीं करो, तुम इस तरीके से एक्टिंग नहीं कर रहे हो। तो ये परिस्थिति बच्चों में कौन सी समाजीकरण की भूमिका को दर्शाता है? विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। तो देखिए जब सना जज के तौर पर एक्टिंग कर रही है, मतलब कि एक तरीके से जैसे टीचर होता है और सब बच्चों को जो समझाता है उस तरीके से एक्टिंग करवाता है, तो यहाँ पे सना विद्यालय की में एक्टिंग कर रही है, क्योंकि विद्यार्थी हैं वहाँ पर, सभी एक खेल खेल में सीख रहे हैं। तो विद्यार्थी जो विद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है समाजीकरण में, विद्यालय की महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी बच्चे ग्रुप में तभी ज़्यादा हो पाते हैं तब वह धीरे धीरे सीखने लगते हैं। और जब वह धीरे धीरे सीखते हुए खेल खेल में उनको सीखने का एक इसके फोल्डिंग सहारा मिल जाए तो उस तरीके से बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। तो विद्यालय यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? देखिए अभी मैंने आपको पहले 2-3 क्वेश्चन कर दिए थे, उसमें बताया था कि परिवार है, आस पड़ोस है, वो यहाँ पर जो है प्राथमिक कारक है। तो परिवार और आस पड़ोस के लोग जो वो यहाँ पर क्या है, प्राथमिक कारक है। तो निकट परिवार मतलब कि आस पड़ोस के लोग, ये क्या है, प्राथमिक कारक है, तो द्वितीयक तो होगा नहीं है। इसके अलावा जो किताबें बची हैं, पत्रिकाएं बची हैं, स्कूल है, बस स्टैंड है, मीडिया है, इसके अलावा जो धार्मिक स्थान है वो सब क्या है यहाँ पर द्वितीयक कारक है। तो किताबें, मीडिया और स्कूल यहाँ पे द्वितीयक कारक है। तो ए सी डी फोर्थ ऑप्शन में मिलते हैं, ये सभी जो है द्वितीयक कारक है। बाकी इसके अलावा जो प्राथमिक कारक में परिवार और आस पड़ोस निकट परिवार के लोग ही आते हैं, उनके द्वारा समाजीकरण होता है। तो ये द्वितीयक कारक है समाजीकरण के, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे जो है यहाँ पे कथन दिया हुआ है और एक तर्क है। कथन में है बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है, तो बच्चे जो अपने समाज की जो जानकारी है वो समाज में किस तरीके से रहते हैं, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से, मतलब कि जैसा है उसी कारक को सीखते, अलग तरीके से नहीं सीखते। तो औपचारिक कारकों के अलावा अनौपचारिक कारकों से भी सीखते हैं, तो कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। कारण है समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से चलती है। मतलब कि समाजीकरण रैखिक प्रक्रिया नहीं है कि इस तरीके से सीधी चलती है, बल्कि एक वर्तुलाकार, इस तरीके से अरैखिक प्रक्रिया है, इस तरीके से एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है जैसे कि एक विकास की प्रक्रिया होती है। तो रैखिक प्रक्रिया भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश में लैंगिक असमानता का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए जैविक की संरचना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रूढ़िबद्ध या फिर धारणाएं या फिर सामाजिक मान्यताएं या फिर ये सभी। देखिए लैंगिक असमानता का मुख्य आधार जैविक संरचना है। पहली बात तो कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक जैविक की संरचना हो गई। दूसरी रूढ़िबद्ध की और धारणाएं ये चल रही हैं कि महिलाएं जो है घर में ही घर का कार्य करेंगे, रसोई का कार्य करेंगे, इसके अलावा बच्चों का पालन पोषण, पालने का काम करेंगे। लेकिन वहीं पुरुष की धारणा ये है कि पुरुष जो है बाहर से पैसे ला करके कमाएगा, बाहर के कार्य करेगा, भारी वजनदार कार्य करेगा, महिलाएं जबकि भारी वजनदार कार्य नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। इसके अलावा सामाजिक मान्यताएं भी ये कहती हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुड़िया के खिलौने से खेलेंगे, जबकि बड़े लड़के जो लड़के हैं वो ऐसे कि खिलौने से, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला खिलौने हो गए आजकल जो है, इसके बाद में अनेक तरह के खिलौने हुए, उनसे खेलेंगे। तो ये सभी मान्यताएं जो है लैंगिक असमानता का मुख्य आधार है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर, रूढ़िबद्धता,
जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं या फिर जेंडर पहचान। तो देखिए जब जन सामान्य की अवधारणाएं हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ घर के कार्य करेंगी, रसोई का खाना बनाने का काम करेंगी और बच्चों को संभालने का कार्य करेंगी। जॉब का काम नहीं है, महिलाएं जो बाहर के कार्य नहीं करेंगी, सिर्फ घर के कार्य करेंगी। लेकिन वहीं पुरुष जो है बाहर के कार्य करेगा, घर के कार्य नहीं करेगा। जैसे महिला को काम झाड़ू काटना, पोंछा लगाना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, उसी तरीके से जो पुरुष कार्य करेंगे वो बाहर के कार्य करेंगे, जैसे कि जॉब करना, पैसे कमा के लाना, खेती का काम करना, वो सब कार्य जो पुरुष करेंगे महिलाएं नहीं करेंगे। तो ये सब कैसी भूमिकाएं हो गई, जेंडर रूढ़िबद्धताएं होंगी, जेंडर स्टीरियोटाइप होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन सटीक उदाहरण है। लैंगिक मतलब कि लिंग के आधार पर जो है श्रम का विभाजन कर रहे हैं, उसका कौन सा उदाहरण यहाँ पे सही है कि गीता एवं महेश दोनों अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं। गीता शिक्षिका है जबकि महेश इंजीनियर है। गीता केवल गृह कार्य में दक्ष हो सकती है जबकि महेश सभी प्रकार के बाहरी कार्य करने में सक्षम है। और गीता एवं महेश दोनों गृह कार्यों में समान प्रदर्शन करते हैं। तो लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन का सटीक उदाहरण है। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर पूछा है। तो देखिए जब हमसे जेंडर की बात लिंग के आधार पर बात की गई है, तो गीता क्या है, केवल गृह कार्य में दक्ष है। तो यहाँ पे गीता गृह कार्य में दक्ष है क्योंकि जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप का जो है एग्जाम्पल तभी यहाँ पे सटीक होगा। ठीक है, और जबकि महेश सभी प्रकार के बाहरी कार्य करने में सक्षम है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और ये कि जेंडर रोल्स, जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं वो अदा करती है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है सोशियोलाइजेशन के साथ साथ में जो है जेंडर के जो क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिताएं हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना तथा खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों को वरीयता देना किसका उदाहरण है। तो देखिए सामाजिक मूल्यों का नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पारंपरिक मान्यताओं का भी नहीं है। लैंगिक भेदभाव का और प्रतिस्पर्धा उन्मुखता का। लैंगिक भेदभाव का हो जाए कि महिलाएं जो है सिर्फ किसको करेंगी, नृत्य और गायन प्रतियोगिता, लेकिन वहीं लड़कों को किस में भाग लेने के लिए कहा गया है कि खेल प्रतिस्पर्धा में। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ लैंगिक भेदभाव कि महिलाएं जो है नृत्य करेंगी, महिलाएं खेल में भाग नहीं लेंगी। सिर्फ खेल किसका काम का कहा है, खेल पुरुष खेलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। अब जेंडर रूढ़िवाद है, उसका खंडन करना है बच्चों से। जब छोटा होगा तभी से खंडन होगा, तभी तो आगे जाके खंडित करेगा, वो आगे जाके जो भूमिका अदा करेगा अपनी कि किस तरीके से जो हमें जेंडर रूढ़िवाद को बढ़ावा नहीं देना है। तो उसको कैसे टालेंगे, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, विविध जेंडर के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। तो देखिए बच्चों को जब इस तरीके से जेंडर रूढ़िवाद के खंडन से बचाना है तो उन्हें जो जन्मजात क्षमता है, उनकी कौन कौन सी क्षमता है, सामाजिक में इसकी समाज में कौन कौन सी जो है अनभिज्ञताएं फैली हुई है, उन पर जो है चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या कर पाए, जो जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िबद्धताएं हैं, उनका खंडन कर पाए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि जन्मजात जो क्षमताएं चलती आ रही हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी जन्मजात क्षमताएं क्या हैं, कौन कौन सी क्षमताओं के साथ वो जन्म लेता है। उन बच्चों को समझाना चाहिए कि समाज में जो महिलाएं को, बच्चों को, बच्चियां होती हैं, उनको गायन और नृत्य के लिए अदा किया जाता, मतलब कि उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिलाओं को जो घर के कार्य सौंपे जाते हैं, जबकि पुरुष भी घर के कार्य कर सकता है, महिलाएं बाहर के कार्य कर सकती हैं। तो इन सभी के बारे में जो क्रिटिकल थिंकिंग, इन पर समालोचनात्मक चर्चा करना चाहिए। और जब चर्चाएँ करेंगे तो बच्चों को अच्छे और बुराई का दोनों का जो प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या होगी, उसमें जेंडर रूढ़िबद्धताओं को खंडन हेतु जो उनका प्रयोग सफल होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्न में से क्या हो सकता है। लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी या स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। देखिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो तो है लैंगिक भेदभाव का।
क्योंकि लैंगिक लिंग का भेदभाव ही किया गया है, तभी तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, स्त्री शिक्षा में कमी है और स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य भी है। तो लिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया, लिंग में भेदभाव कर दिया गया महिलाओं और पुरुषों में, इसी वजह से जो लिंगानुपात घट गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, लिंगानुपात घटने का यही कारण रहा है, क्योंकि महिलाएं और पुरुषों में जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया गया है, समाज की मान्यताओं को जो है उनको बढ़ावा ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमें मानना भी पड़ेगा। जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किस चीज़ को दर्शाएगा? क्योंकि एक तो पूर्ण सत्य है, पूर्णतः लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या फिर बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। देखिए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहता है, ये उतना सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है, हालांकि सत्य है कुछ हद तक, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनका हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि पुरुषों का भी जो है हस्तलेख काफ़ी हद तक अच्छा होता है। और कहा गया है कि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। तो पुरुष होते हैं गणित एवं तर्क योग्यता में अच्छे, लेकिन महिलाएं भी आजकल जो है गणित और तर्क योग्यता में भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी हैं, उनका भी गणित और तर्क योग्यता का अधिक योग हो गया महिलाओं का भी। तो ये सब कथन जो है ये किस चीज़ को दर्शाएगा? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर जो है रोल्स को दर्शाता है। जेंडर की जो लिंग के पूर्वाग्रह चलिए पहले से जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उन अवधारणाओं पे चलता है कि महिलाएं जो होती हैं वो उनका हस्तलेख अच्छा होता है, पूर्वाग्रह को दर्शाता है, पहले की जो बनी हुई अवधारणाएं हैं उन्हीं को दर्शाता है कथन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि छात्राओं के निजी संसार पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? उनका जो निजी संसार है, मतलब कि खुद की जो संसार है, खुद का उन्हें किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से संसार में रहना है, क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, किस तरीके की जॉब करनी है, वो संसार में कौन सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, या परिवार में उनके स्थान का? देखिए, सबसे ज़्यादा भूमिका तो लैंगिक भेदभाव डालता है। जब हम भेदभाव ही कर लेंगे तो महिलाएं अपने आप को कोसती हैं कि मैंने जो महिला बन के जन्म क्यों ले लिया। तो पहली बात तो लैंगिक भेदभाव का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक मान्यता, कि समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं कि महिलाएं जो है बाहर का कार्य नहीं करेंगी, सिर्फ घर के कार्य करेंगी, खाना बनाएंगी, बच्चों को पालने पोसने का काम करेंगी, तो यहाँ से भी सामाजिक मान्यताओं से भी असर पड़ता है। और परिवार में उनके स्थान, अगर परिवार में सभी लोग शिक्षित है और सभी जानते हैं कि महिलाओं का भी दर्जा उच्च होना चाहिए, तो जो है उनका लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी समाज, उनके निजी संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर परिवार में उनका स्थान नीचा रखा गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनके दर्जे को दबा दिया गया, उनका जो हक है उसको दबा दिया जाए, तो उससे भी उसका जो है निजी संसार पर प्रभाव पड़ता है। तो तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, क्योंकि तीनों से ही जो छात्राओं के निजी संसार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय हमें करने चाहिए? एक तो छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जब लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर बराबर अधिकार मिलेंगे तो धीरे धीरे उनमें लैंगिक भेदभाव जो है, लैंगिक प्रभाव जो है उनको कम करने में उनका उपाय जो है कम होते जाएंगे। ठीक है, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, घर के कार्य हो चाहे बाहर के कार्य हो, सभी को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि महिलाएं भी जो है सिर्फ घर के कार्य करेंगी और पुरुष जो लड़के जो है बाहर के कार्य करेंगे, जबकि दोनों को लड़के जो है घर के कार्य करें, जैसे कि खाना बनाने में भी सहायता करें और जो है साथ में जो है झाड़ू पोछा उनमें भी सहायता करें, और जबकि लड़कियों को बाहर जॉब के लिए भी जाना देना चाहिए। तो ये समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कि लड़की है तो उसको जो है उच्च शिक्षा हासिल नहीं करनी चाहिए, जबकि लड़का है उसको उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो ये नहीं है। दोनों को जो उच्च शिक्षा प्रदान करने का हक है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का हक है, तो समान उपलब्ध शैक्षिक योग्यता प्रदान कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ए, बी, सी तीनों ही यहाँ पे सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? अब लिंग का भेदभाव प्रतिकूल प्रभाव किस पे से पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर,
उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर। अब जैसे कि महिला लड़कों और लड़कियों से दोनों से लैंगिक भेदभाव कर लिया, लैंगिक भेदभाव किया हमने, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लड़कियों पर, क्योंकि उन्हें जो है समाज में सभी तरीके से दबा दिया गया। तो पहले तो उनके सामाजिक उत्थान पर पड़ेगा, क्योंकि समाज में मान्यताएं चली आ रही हैं पहले से, तो पहले तो उनके सामाजिक विकास पर ही असर पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, उनका सामाजिक दृष्टिकोण पर पड़ेगा, उनके समाज की तरह वो सोच नहीं पाएंगे, सिर्फ घर के कार्य दिखेंगे, उन्हें घर के कार्य वो कर पाएंगे। ठीक है। और सी, उनके शैक्षणिक विकास पर भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी महिला ने जोर जबरदस्ती करके पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उस शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी शहर में चली भी गई, तो फिर उसकी जो है मान्यताएं बन जाएंगी कि यार वो वहाँ पढ़ रही है, बाहर पढ़ रहे हैं, उसके इसके माता पिता ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को बाहर घर में पढ़ने चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो उनके शैक्षणिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव। तो तीनों ही सही है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? अब देखिए, लैंगिक भेदभाव मतलब लड़का और लड़की है, उनके मध्य में लिंग का भेदभाव कौन सा कारण है वो उत्पन्न करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या फिर मनोवैज्ञानिक कारक? तो सामाजिक कारक। सामाजिक कारक मतलब कि पहले तो समाज की जो मान्यताएं बनी हुई आ रही हैं, तो सामाजिक कारक लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करेगा, जन्म देगा। सांस्कृतिक कारक मतलब कि समाज में रह रहे हैं, तो सांस्कृतिक कारक यह है कि महिलाएं जो है उनको घर में ही रहना चाहिए, घर के कार्य करनी चाहिए। ठीक है। जबकि सामाजिक धारणाएं क्या बनी हुई हैं कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ घर में। जबकि सांस्कृतिक कारक क्या कहता है कि महिलाएं घर के कार्य करेंगी, महिलाएं भी बाहर नहीं जा सकती। आर्थिक कारक क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी के पास में पैसे थोड़े कम है, तो वो क्या सोचेगा, यार कि महिला इसको पढ़ाने में इतना पैसा खर्च करेंगे, तो इसके बजाय इसके लड़के की शादी करके इसको फ्री कर देंगे, अपन अपने लड़के को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो अपने पास रहेगा, ये इसकी पढ़ाई अपने को काम आएगी। तो इस तरीके से आर्थिक कारक भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न कर देता है। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि किस मनोवैज्ञानिक कैसे कि दिमाग में भी फिर ये फीड हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक में कहा गया है कि हमारे जो जो दिमाग है हमारा, उसमें भी इसी तरीके का प्रभाव पड़ता है, इसी तरीके से लैंगिक भेदभाव का। फिर धीरे धीरे उसको, लड़की को ये लगने लग जाएगा कि अपने भाग्य में कुछ नहीं है, सिर्फ जो पुरुष करेंगे वही अपने भाग्य में है। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक कारक भी हो जाता है। तो ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होता है। ठीक है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आई अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है। क्या कह रही है कि वो अतिथि का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या करता है? अब मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई एक बड़ा अधिकारी आता है, अतिथि आता है। मान लीजिए चाहे आपके पास में 15 अगस्त का समारोह हो रहा है आपके विद्यालय में, और आप भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई अतिथि आ रहा है, जैसे कि बड़ा अधिकारी आ रहा है। तो अतिथि आया, आप वहाँ पे एक लड़की है, वो उस अतिथि का सम्मान करना नहीं चाह रही, माला नहीं पहनाना चाह रही, आरती नहीं उतारना चाहती, लेकिन आप जो है उस अतिथि का जो है माला पहनाना चाह रहे हैं और उसकी आरती उतारना चाहते हैं, लड़के हैं। लेकिन हमने लड़की का चयन कर दिया। आयोजक जो विद्यालय है, उस अतिथि को मान लीजिए किसी शिक्षक ने उस लड़की का चयन कर दिया कि ये लड़की है जो माला पहनाएगी और आरती उतारेगी, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सुशील है। जबकि इसमें लड़के की उत्साह और रुचि को दबा दिया गया, अवहेलना की गई है। तो ये चयन जो किया गया है कैसा है? सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सुंदर लड़की है, ये थोड़ी कि सुंदर है इसलिए उसका चयन किया गया है। ठीक है, ये भी नहीं है। सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है आरती, आजकल मंदिर जो होते हैं उनमें पुरुष भी पूजा करते हैं, ये जरूरी थोड़ी महिलाएं पूजा करती हैं। ठीक है, और महिलाएं भी करती हैं कुछ मंदिरों में पूजा। ठीक है, तो ये भी गलत है, सही नहीं है, और यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब हमने जिसके उत्साह है, रुचि है जिसकी चीज कार्य के लिए, उसको उसी कार्य में प्रेरित करना चाहिए। जबकि महिला की उसमें रुचि नहीं थी, लड़की की, तो यहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाया जाएगा, क्योंकि
चयन किसका कर दिया, लड़की का, जबकि लड़की को माला पहनाने का और आरती उतारने में रुचि नहीं है उसकी, उसको स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे जबरदस्ती उसका चयन किया गया, तो वो क्या कर रही है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियां में गत्यात्मक योग्यता पुरुषों के समान या इनसे अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल में स्त्रियों के समान या फिर अधिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई भी काम करना है तो पुरुष के समान या इनसे अधिक एवं पुरुष भी स्मृति कौशल में स्त्रियों के समान अधिक हो सकते हैं, मतलब कि उनको बराबर का दर्जा या फिर उनसे अधिक दर्जा दिया गया, बराबर भी हो सकते हैं। तो कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, विद्यालय में शिक्षकों को बालकों के लैंगिक स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए तथा लड़कियों को गृह कला विषय को पढ़ाने की वरीयता देनी चाहिए। बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ये नहीं कि लड़की है तो उसको सिर्फ घर के कार्य करने की ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि पुरुष है उसको सिर्फ व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए, घर के कार्य की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे कारण जो है वो गलत हो गया, क्योंकि लैंगिक रूढ़िबद्धता को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है विद्यालय में, जबकि लैंगिक रूढ़िबद्धता को हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है यहाँ पर कम से कम करना है और जीरो कर देना है, जबकि लड़का और लड़की दोनों को समान जो शिक्षा देनी चाहिए, समान तरह की वरीयता देनी चाहिए। तो ए यहाँ पे सही है, लेकिन किंतु आर गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। अब किसी ने कह दिया, जैसे समाज में मान्यता बनी हुई है पहले की कि पुरुष जो है वो बुद्धिमान होते हैं महिलाओं से, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। बुद्धिमान होंगे ऐसा कह दिया, लेकिन महिलाएं भी बुद्धिमान होती हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लैंगिक जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर बायस की जो अवधारणाएं यहाँ पे जो बनती है, पहले की जो पूर्वाधारणाएं बनी हुई हैं उनको बढ़ावा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रयोग कर रहे हैं लैब में जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपने देखा कि जो लड़कों को जो क्या कर दिया आपने, टीचर है उसने, कि लड़कों को उपकरण थमा दिए कि आप प्रयोग कीजिए और महिलाएं जो है, लड़कियां जो है रिकॉर्ड रखेंगी, और बाद में जो वो जो सारे जो उपकरण जो प्रयोग में लिए थे उनको साफ कौन करेगा, लड़कियां साफ करेंगे। जो भी प्रयोग में आए थे, बर्तन आए थे, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो कोई भी उपकरण प्रयोग में आया था, तो ये प्रवृत्ति दर्शाएगी। तो देखिए ये प्रवृत्ति एक तो क्या दर्शाएगी कि महिलाओं को फिर कौन सा कार्य किया जा रहा है, पहले वाला बर्तन धोने का काम, तो बर्तन धोने का काम महिलाएं करेंगे, तो ये जेंडर पूर्व अवधारणाएं बनी हुई हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देंगे, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल लेते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। गलत है। यही जरूरी थोड़ी है कि लड़के उपकरणों का अच्छा तरीके से प्रयोग करना आता है, लड़की भी होती हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। ये थोड़ी जरूरी नहीं है कि लड़कियां कम ऊर्जा वाले कार्य करना पसंद करेंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, ये भी गलत है। ये जरूरी है कि महिलाएं उपकरण से मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करवाती, उपकरणों को नियंत्रण नहीं कर पाती, लेकिन रिकॉर्ड में अच्छी होती हैं, तो ये गलत है। बल्कि विद्यालय में भी जो है रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो होती हैं विद्यालय में भी होती है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दर्शा रहा है, ये प्रवृत्ति जो है, ये कथन जो है, ये क्वेश्चन जो है इस प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। अब सामाजिक भूमिकाएं, जो समाज में जो भूमिकाएं चल रही हैं, उन भूमिकाओं में क्या क्या है, देखिए, लिंग भूमिका दृष्टिकोण, लिंग भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका नैदानिकी और जेंडर भूमिका रूढ़ियाँ। तो देखिए समाज में जो कौन सी चल रही हैं, लिंग भूमिका, जेंडर भूमिका रूढ़ियाँ चल रही हुई हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नियेंडर नहीं है, ये जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर भूमिकाएं जो समाज में चल रही हैं और इन जेंडर भूमिकाओं के कारण ही जो समाज में कई जो है विशिष्टताएं बनी हुई हैं, तो जेंडर भूमिका रूढ़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा समाज में लिंग समानता मानदंड हो सकता है? कौन सा जो है लिंग समानता मानदंड? विद्यालय में पुरुषों और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम तुलना करें पुरुष और महिला शिक्षकों की, तो मान लीजिए एक भी पुरुष या एक भी महिला शिक्षक अधिक हो गया एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगा, जेंडर असमानता को बढ़ावा देगा, लेकिन यहाँ पूछा है लिंग समानता को मानदंड होगा। कक्षा 12 में लड़का और लड़कियों को समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। जब समान विशिष्ट योग्यता मिलेगी तो लिंग समानता मानदंड को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। अब जेंडर पक्षपात मतलब कि जेंडर का पक्षपात किया जा रहा है एक महिला और पुरुषों के बीच में। तो आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़के और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो जेंडर पक्षपात है, जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो किस बात की ओर संकेत करता है? देखिए लड़के और लड़कियों में मौजूद जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं उसकी बात कर रहा है, या फिर पुरुषोचित और स्त्रियोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से क्षम का बोध करवा रहा है, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़के और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति करवा रहा है, स्वीकृति तो करवाएगा ही नहीं, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करवाना, ये भी नहीं। तो आनुवंशिक विभिन्नता जो लड़के और लड़कियों में मौजूद है वो विभिन्नताएं हैं, वही जो है जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्न में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़की और लड़कियों के स्वभाव में रूढ़िबद्ध धारणा को, लिंग समरूपता को, लड़की के लिंग की गलत पहचान को, या फिर बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयों को। तो यहाँ पे जब दादी कह रही कि अपनी पोती से कि तो अपने पिता से बहस क्यों कर रही है, जबकि जो बेटी है वो क्या कह रही है अपने पिता से कि मैं घूमना चाह रही हूँ, विद्यालय यात्रा जा रही है, सब विद्यालय के स्टूडेंट यात्रा करने जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाह रही हूँ, आज्ञा चाह रही हूँ। तो दादी कह रही है बेटा तुम इतनी पागल क्यों हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करती हो, तुम इस तरीके का व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कोई नहीं करेगा, और शादी कर भी लेगा तो तुम ससुराल नहीं साधोगे क्योंकि तुम में गुस्सा ज़्यादा है, तुम अपने व्यवहार पर अड़िग हो। तो ये अवधारणा किस तरीके को दर्शाती है? तो ये लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा जो बनी हुई है पहले से कि लड़कियां जो है लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, किसी चीज़ के व्यवहार के प्रति जो आक्रामक ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिक एकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, और लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। देखिए भूमिकाओं का निर्धारण कौन कर रहा है? समाज कर रहा है कि महिला और पुरुष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, रोल कैसे होने चाहिए। अब महिला की जैसे घर में कार्य करना है, घर के खाना बनाना है, घर के बर्तन धोना है और बच्चों को संभालना है, लेकिन वहीं पुरुष क्या कर रहा है? बाहर के कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? सामाजिक अवतरण है, क्योंकि समाज में ऐसी क्या बनी हुई है? धारणाएं बनी हुई है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्न में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। अब देखिए जो समाज पत्रों में कहानियां और कतरानी आती हैं उनमें जो प्रस्तुत करते हैं, चयन करते हैं, जैसे कि महिलाओं को जो है बाहर के कार्य करते दिखाया गया, जबकि पुरुषों को जो है झाड़ू लगाते हुए, पोंछा लगाते हुए, बर्तन धोते हुए दिखाया गया है समाचार पत्रों में। तो ये किसको काम करता है, किसके लिए प्रभावी रणनीति है? जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए।
तो देखिए पक्षपात बढ़ाने के लिए नहीं है कि जो है महिला पुरुषों में और पक्षपात बढ़े, तो ये गलत हो जाएगा। जेंडर स्थिरता को नहीं और जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन भी नहीं देगा। तो ये जेंडर जो रूढ़ियाँ हैं, लैंगिक रूढ़ियाँ हैं, उनका सामना करने के लिए कि पुरुष भी घर के कार्य कर सकता है, पुरुष भी खाना बना सकता है, पुरुष भी झाड़ू पोंछा कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से महिलाएं बाहर के कार्य कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं जो साधवाहन चला सकती हैं और अन्य तरीके से पैसे कमा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है और यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक पक्षपात, लैंगिक जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, लिंग पक्षपात का बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि महिला है, लड़की हैं, तो लड़कियों से जो शिक्षक है वो अधिक बातचीत नहीं कर पाता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो शिक्षक, तो लड़कियाँ क्या सोचेंगी कि शिक्षक सिर्फ लड़कों को पढ़ाएगा, हमें नहीं पढ़ाएगा। वो सिर्फ खुद ही समस्या का समाधान ढूंढना चाहती हैं। तो ऐसा समस्या का समाधान बहुत कठिनाई से मिल पाता है, जबकि वहाँ पर लड़के बहुत आगे पहुँच जाते हैं। तो ये लिंग शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को सम्मिलित करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों का कार्य करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है। जब पुरुष जो है घर का कार्य कर रहा है और महिला बाहर के कार्य कर रही है, साहसिक गतिविधियों, वजन वाले काम कर रही है, भारी वजनदार कार्य कर रही है, ठीक है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह रूढ़िवादिता को समाप्त करता है और यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जेंडर पक्षपात को सशक्त नहीं बनाएगा, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा नहीं देगा। जेंडर पक्षपात को सशक्त मतलब कि उसको और मजबूत बनाएगा, कि जेंडर लिंग में जो पक्षपात चल रहा है उसको और मजबूत बनाएगा नहीं। यह रूढ़िवादिता को समाप्त करेगा, बिल्कुल सही बात है कि जो पहले से जो रूढ़िवादी बन रही है कि महिलाएं घर के काम करेंगी और पुरुष बाहर के साहसिक कार्य करेंगे, वो उल्टा हो गया, तो वो उसको समाप्त करेगा यहाँ पर, ठीक है। जेंडर जो स्थिरता उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा, जबकि उसमें जो है थोड़ा सा उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बनाएगा उसको, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। देखिए महिलाओं को हमने क्या कर दिया, आर्ट्स, कला मतलब कि जैसे कि होम साइंस ले ली, एक तो घर की गृह विज्ञान ले ली, सब्जेक्ट ले लिए, उसी में पढ़ाई करो, घर के कार्य सीखो, कला सीखे। लेकिन पुरुषों को और उनको गणित और विज्ञान को पढ़ने के लिए हतोत्साहित कर दिया। तो ये किसको बढ़ावा देगा? जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर जो भेदभाव को। तो जेंडर सशक्तिकरण का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर भेदभाव का, या फिर जेंडर समानता का? जेंडर समानता का तो हो ही नहीं सकता, जेंडर स्थिरता का नहीं। जेंडर सशक्तिकरण मतलब कि जेंडर सशक्तिकरण का मतलब है कि आप अपनी जेंडर की समस्याओं से, रूढ़िबद्धताओं से बाहर निकल रही हैं। लेकिन यहाँ पे जेंडर लिंग भेदभाव का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता का उपकरण ठीकते हुए और पिता को बच्चों को संभालते हुए, देखभाल करते हुए। तो पिता जो है बच्चों को संभाल रहा है, जबकि माता जो उपकरणों को ठीक कर रही है, जो उपकरण जो खराब हो गए उनको ठीक कर रही है। तो ये किस तरीके की भावनाओं को दिखा रहे हैं, किस तरीके की जेंडर रेखाओं को पार कर रहा है। कम संभावना है कि समाज में प्रचलित जेंडर मापदंडों के विरुद्ध होंगे। कम संभावना है कि वह जेंडर रूढ़ियों को अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है वो जेंडर पृथक्करण न करेंगे। और अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का, यहाँ पे होगा ऑप्शन की जेंडर रूढ़ियों का समापन करेंगे, अधिक संभावना। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेंडर, देखिए प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे, कम संभावना है वो भी, तो ये गलत होगा। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, ये भी गलत है। अधिक संभावना है कि वह जेंडर पृथक्करण न करेंगे, तो ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों का समापन करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना अतिरिक्त आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करते हैं। मतलब कि जेंडर जो तटस्थ भाषा का प्रयोग और जेंडर के सामाजिक संरचना है उसके लिए हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा और जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे। तो जेंडर जो रूढ़िवादिता जो है उसको चुनौती मिलेगी और जिससे क्या होगा कि जेंडर जो भेदभाव है, जेंडर की लिंग पूर्वाधारणाएं जो चल रही हैं उनको जो कम करने में सहायता मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है 64 जो क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो जो हमने यहाँ पे सामाजिकरण को टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है और दूसरा यहाँ पर हमने जो है लिंग टॉपिक, जेंडर टॉपिक को भी जो यहाँ पे कवर किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 64 जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 64 क्वेश्चन किए हैं और इसी तरीके से हम जो करीब है 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और 5000 क्वेश्चन की सीरीज में जो है आपको कहीं से भी क्वेश्चन बाहर को देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। हालांकि 1-2 क्वेश्चन बाहर से देखने को मिल जाता है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को भी अगर पढ़ के जाओगे तो आपको जो है 30 में से करीब 27-28 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।